नमस्कार, सीधा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सीधे सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ आज हरियाणा की राजनीति के युवा नेता और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के दिन से बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप युवा हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय आप हैं और फिलहाल की बात करें राजस्थान से लेकर चंडीगढ़ तक छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी एक्टिव आप हैं। आपको क्या लगता है कि जेजेपी और इनसो से कितना लगाव है युवाओं का? देखिए, इनसो की अप्रत्यक्ष तौर पर भी राजस्थान में एंट्री तो बहुत लंबे समय से हुई थी। प्रत्यक्ष तौर पर हम पहली बार चुनाव लड़े, 2 यूनिवर्सिटीज में लड़े। और यूनिवर्सिटी इलेक्शन आप भी जानते हैं ज्योति कि पहली बार लड़ना और जीतना कोई आसान खेल नहीं है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं और वहां पर स्टूडेंट्स में पैठ बनाना, सबको साथ लेना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में लड़कियों की संख्या 60 या 65 या 70% तक होती है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर है। तो हम जहां जीते हैं और जितनी मतों से जीते हैं और जितने क्षेत्र में उसका फैलाव है यूनिवर्सिटी का, आप हैरानी मानेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राजस्थान के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी जहां हम लड़े थे, एक तो जोधपुर जो हम जीते हैं, मैं बता रहा हूं, और दूसरी यूनिवर्सिटी हम लड़े जयपुर की, जो सबसे राजनीतिक तौर पर प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वहां का चुनाव हुआ अध्यक्ष एमएलए बनता है। उस यूनिवर्सिटी में जीतने वाले को जितने मत मिले उससे आधे मत हमें मिले और हम तीसरे नंबर पर रहे। 2 पोस्ट ऐसी हैं जिस पर एनएसयूआई भी हमारे से पीछे रही, यानी वहां पर भी हम आधे मत लेकर के गए जीत हासिल करने वाले से। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इनसो का जो एक विजन या मिशन कह लीजिए कि हम अपने पंख फैलाना चाहते हैं, उस और सही मायने में सही दिशा में आगे। शुरुआत के लिहाज से ठीक था और प्रदर्शन कैसा आप मानते हैं? 12 कॉलेजेस हम जीते। मैंने वहां जब छात्रों से बात की तो एक आम तौर पर आम लोगों में एक चर्चा थी कि रोटी बेटी का नाता है हरियाणा और राजस्थानियों का, हरियाणवियों का और राजस्थानियों का, और वो नाता, वो रिश्ता, वो प्रेम, वो लगाव, एक दूसरे का विश्वास जो है मुझे नजर आया राजस्थान से चौधरी देवीलाल भी सांसद रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला विधायक रहे, और अब क्या कारण हम मान सकते हैं? क्या एनडीए में जरूरत बढ़ाने के लिए जेजेपी विस्तार करने के प्रयास में है? देखिए, राजनीति के अंदर आप को अपने संगठन के विस्तार के लिए सदैव सोचना और उस पर काम करना पड़ता है। मैं संगठन का आदमी हूं, मैं सरकार का आदमी नहीं हूं, और मेरा काम यही है कि पार्टी को मजबूत कैसे करूं। मेरा नेता और कोई नहीं है इस देश में, सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी है। मैं उन नेताओं की ताकत को बढ़ाने और मेरे संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। क्या ऐसी कोई संभावना, रणनीति या तैयारी है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार से कोई राजस्थान में भी चुनाव लड़े, क्योंकि विधानसभा चुनाव करेंगे? भविष्य के घर में क्या छिपा है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि हमारी पार्टी का हर सक्रिय कार्यकर्ता जाकर के तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों जनता दल इतनी मजबूत थी और समय के साथ हम कमजोर हो गए। मेरा उस पर जो है ना, उस पर एक तरह की डॉक्टरेट चलती रहती है, उस पर काम चलता रहता है। और अब मैं जा रहा हूं, वहां के लोगों से मिल रहा हूं, बुजुर्गों से मिला, तो उन्होंने कहा कि ये 75% राजस्थान में भी लागू करो, ये 50% महिला का आरक्षण राजस्थान में भी दो। जो आपकी पॉलिसीज हैं हमें पसंद आती हैं, आपकी सोच हमें पसंद आती है, आपकी दुष्यंत जी की जो सॉफ्टनेस है, लगाव है, सब लोग वो कहते हैं हरियाणा में एक आम चर्चा है, दुष्यंत जी का कुर्ता पकड़ सकता है, उनका हाथ पकड़ सकता है, तो कहता है हमें ऐसे नेता चाहिए। ये आम चर्चा है राजस्थान में। तो दुष्यंत राजस्थान में सक्रिय हो सकते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। दुष्यंत देश के नेता, देश के अंदर एक्सेप्टेबल युवा नेता है और राजस्थान में सक्रिय होंगे तो इसमें भी कोई गलत नहीं। गठबंधन को लेकर बात करते हैं सर, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हुई थी? आपको लगता है उतना कर पाए गठबंधन की? कोरोना करके कुछ काम रह गए, मगर मुझे लगता है कि हम 5 साल में पूरे कर लेंगे। 5100 रुपए पेंशन देने की बात हुई थी बुजुर्गों को। पेंशन इस साल हम बढ़ाएंगे, आप जिक्र भी कर रहे थे निजी सेक्टर में 75% इस साल हम पेंशन बढ़ाएंगे, पहले से ज्यादा बढ़ाएंगे। और 5100 वाला जो वादा है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि जब वोट मांगने जाएंगे तो वो बात पूरी होगी। क्या ये कहा गया था कि 5 साल में 5100 रुपए की जाएगी? ये तो हमने उसी दिन जब अलायंस किया था तत्कालीन अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित जी शाह से, तो दुष्यंत जी की और इस बात पर चर्चा हुई थी उनसे, तो ये तभी तय हुआ था कि एक मुश्त नहीं, हम उसको चुनाव प्रचार के दौरान कहा था सरकार में आते ही करेंगे, और चुनाव प्रचार में तो हमने उम्मीद की थी कि हमें हरियाणा की जनता 50 सीटें जिताए, 55 सीटें जिताए, 60 सीटें जिताए। हमें 10 सीटें मिली। ज्योति जी, मुझे आप ये बताइए कि हमारा आंकलन आप जब करते हैं तब तो आप करते हैं कि इनकी पूरी सरकार है। जब आप जो क्रिटिक्स की बात में, अच्छा बुरा क्रिटिक्स
उसमें मैं नहीं लेना चाहिए, गलत में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक अच्छे क्रिटिक के तौर पर कहता हूं, मतलब जब आप हमारा आंकलन करते हैं तब तो ये मानते हैं कि 90 में 90 सीट ही दुष्यंत की है, और वैसे असलियत को हम जो है ना वो तोल तराजू नहीं करते। तो सच्चाई ये है, आप कम से कम मीडिया के लोग, मीडिया जगत के लोग ये माना करें कि 10 सीट में दुष्यंत इतना कर रहे हैं यार, जिस दिन 50 होगी 55 होगी तो दुष्यंत क्या हासिल करेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सर आप मैडम एक बात आप मुझे ये बताओ, जनता उम्मीद करती है प्रमुख वादे आप प्लीज मुझे ये बताओ कि क्या हमारी नीयत में खोट है क्या? हमने कहा वो काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अरे युवा लोगों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, कम से कम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। ठीक है, जो किया उसके लिए शाबाशी वो जनता देती हुई है। लेकिन मेरा सवाल क्या पिछले 3 साल में कोई एक छोटा लांछन या कोई दाग कोई उठा पाया है? कोई सवाल उस पर भी आएंगे, लेकिन मैंने बात की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अच्छे की शाबाशी दो। हम अपनी महिला शक्ति से शाबाशी के हकदार जो अच्छा किया उसके लिए। और आप महिलाओं को तो 33 जो 50% आरक्षण दिया जो पार्लियामेंट में नहीं हुआ और अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ, दुष्यंत जी ने जो हरियाणा में करके दिखाया, आप कहिए। और मैं कहता हूं ठीक है, आपकी वो होगी कि आप मीडिया से हैं, नहीं कह सकते कुछ बातें, मगर सबको कहना चाहिए, मानना चाहिए, अंदर आप भी जानती हैं जो अच्छा किया वो तो अच्छा है सर, लेकिन मीडिया तो जो नहीं हुआ उसको लेकर सवाल नहीं, आप अच्छे क्रिटिक हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, मूल सवाल ये था कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो प्रमुख वादे चुनाव के दौरान थे उन्हें जेजेपी पूरा करने में कामयाब हो पाई है? निजी सेक्टर की बात आप करते हैं, वो भी धरातल तक कोई भी कारण हो, किन्हीं भी कारणों से नहीं पहुंचा। नहीं मैम, 51 पेंशन वाला भी नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, धरातल तक नहीं पहुंच पाया, किसी भी बड़ी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में कुछ समय लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं ज्योति जी, जहां कहीं भी कोई अगर 75% को निजी सेक्टर में फॉलो नहीं कर रहा, आप हमें बताएं। मैं युवाओं को भी कहता हूं, कुछ युवा कई बार कहते हैं कि यार तुमने लागू कर दिया, हमें इसका बेनिफिट कब मिलेगा? जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी बात पर विश्वास रखिए कि आने वाली पीढ़ियां हरियाणा में ये कहेंगी कि ऐसी पॉलिसी दुष्यंत जी लागू करके गए थे उस समय, या लागू करी है उनने, जिसका जो है ना परिणाम लंबे समय तक उनको मिलेगा। तो एक मिनट, हमने कहा कि हम 100 नौकरियां अगर नई आएंगी तो उसमें 75 हरियाणवियों को मिलेगी। क्या पता मिल रही हो, क्या पता दे रही हो, बट हम उन लोगों में से नहीं कि उसका क्रेडिट लेते रहे। नहीं, इसको तो चैलेंज किया गया है, बार बार चुनौतियां दी जा रही हैं। चुनौतियां दी, हाई कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट से उस पर फैसला आ गया, कोई चुनौती नहीं है, इसकी इंप्लीमेंटेशन पर काम हो रहा है और इसकी इंप्लीमेंटेशन मजबूती से होगी। आपने कहा कि कोई लांछन नहीं है। सर, क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि दुष्यंत चौटाला के पास या जेजेपी के पास जो विभाग हैं उनसे जुड़े ज्यादा मामले सामने आते हैं जिनमें घोटालों के आरोप लगते हैं? क्या ये जेजेपी या दुष्यंत की छवि खराब करने का प्रयास है, या कोई गड़बड़ी तो हुई है? या कोई गड़बड़ी हुई है? ज्योति जी, अंदर ही अंदर सब मीडिया जानता है, सारा प्रदेश जो मुझे सुन रहा है वो जानता है कि दुष्यंत को बदनाम करने के लिए या उसका पीछे खींचने के लिए कितने लोगों की ताकत लगी है। कितने लोग ये देख रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल भविष्य का थ्रेट देख रहे हैं कि अगर ये लड़का कामयाब हो गया, अगर ये लड़का आगे आ गया, आगे हरियाणा की जनता ने फिर इसे अवसर दे दिया तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। उसके लिए हर संभव प्रयास करें। दुष्यंत के विभाग में कोई मामला आ रहा है, दुष्यंत पर मामला आ रहा है क्या? मंत्री, एक मिनट, क्या मंत्री अपने विभाग में क्लीन अप ना करे? क्या मंत्री अपने विभाग की सफाई ना करे? क्या ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। आप ही मानते हैं छवि खराब करने का प्रयास है? ये आरोप झूठे हैं जो कथित घोटाले जो सामने आते हैं। अरे तो दुष्यंत जी से भी सवाल किया। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दुष्यंत पर क्या आरोप है, कोई बताएगा? क्या कांग्रेस, क्या इनेलो, क्या कोई और दल ये बताएगा कि दुष्यंत पर क्या आरोप है? एक पैसा लेने का आरोप है क्या दुष्यंत पर? बस हवाई बातें। एक मेरे चाचा श्री हैं, वो मैं विधानसभा में जाऊंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। मैंने तो 6 विधानसभा तो मैंने देख ली पिछली, पता नहीं कहां रहते हैं, कहां खो जाते हैं उनके कागज, कहां उनकी बातें चली जाती हैं। विधानसभा के बाद आपने कांग्रेस को लेकर बात की और साथ ही अभय चौटाला का भी आपने जिक्र किया। क्या ये लोग ही हैं जो दुष्यंत की छवि खराब करना चाहते हैं, या भूपेंद्र हुड्डा को तो ये है, या फिर बीजेपी में भी भूपेंद्र हुड्डा को मैं सीधा कहने वाला आदमी, भूपेंद्र हुड्डा को ये डर है कि दीपेंद्र की दुकान बंद हो जाएगी। वो रीजनल नेता है, दुष्यंत पूरे हरियाणा का नेता है। पलवल से लेकर के सिरसा तक और फतेहाबाद से लेकर कालका तक 36 बिरादरी में कोई अगर एक्सेप्टेबल है तो दुष्यंत चौटाला है, दीपेंद्र हुड्डा नहीं है। उनको तो ये डर है। दीपेंद्र हुड्डा का मुकाबला मानते हैं आप दुष्यंत चौटाला से? मुकाबला नहीं मानता। एक उम्र के नेताओं की जब बात आती है तो मैं एक इक्वेशन बता रहा हूं कि उनके दिमाग में क्या चलती है। वो अपने नेचुरली
भूपेंद्र हुड्डा जी को भी तो ये है ना कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मगर उनके साथ मुसीबत ये है कि वो एक क्षेत्र विशेष के रह गए, एक कास्ट विशेष के रह गए। एक्सेप्टेबल टू ऑल है तो दुष्यंत है, उनको तो ये डर है, इसलिए वो लांछन लगाते हैं। और फिर मेरे चाचा का तो कहना ही क्या, उनका तो डर आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि उनका नाम मैं जितना लूंगा उससे ज्यादा कोई अच्छा गुण नहीं। क्या जेजेपी कास्ट विशेष की पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं। या ज्यादा लगाव नहीं है क्या कास्ट आपने, विशेष का? मैडम क्या आपने हमारे रिजल्ट्स नहीं देखे कि शहर के लोगों ने हमें कितना मत दिया? आप को हैरानी होगी कि 10 सीटें जो हमने जीती, जो हम 10 सीटों पे जीते हुए हैं, उनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें 70-80 हजार वोट शहर के। जी, निकाय चुनाव पर आते हैं सर। निकाय चुनाव हुआ और आप बार बार कहते रहे कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ओर से भी कहा गया, कारण क्या रहा कि बीजेपी ने शुरुआत में गठबंधन तोड़ा? और क्या बीजेपी की जरूरत है, जरूरी है गठबंधन या मजबूरी है कि बाद में बैकफुट पर भी आए? ज्योति जी, ये इस पे चर्चा ना हो, अंतिम में हम मिलकर लड़े जिसके अच्छे रिजल्ट आए। अच्छे रिजल्ट लेकिन जेजेपी के नाते नहीं दिखे उतने। उचाना की बात करें, जहां से जेजेपी के विधायक हैं, वहां भी आप लोग सीट नहीं देख पाए। वही बात करते हैं आप जो है ना, आकलन करने। दुष्यंत को कितने वोट आए थे इलेक्शन में? शहर की बात कर रहा हूं, जहां से उस शहर पर्टिकुलर जहां का इलेक्शन था नगर पालिका का, और अब कितने आए हैं, इसका आकलन हो तो आप खुद ये मानेंगी कि हाँ पहले से सुधार है। चाबी पर ज्यादा लोगों की उंगली लगी है। निकाय चुनाव का रिजल्ट संतोषजनक है, संतोषजनक था कभी भी संतोष, या फिर आप समीक्षा की आप लोगों ने? वजह क्या है? कभी भी संतोष तो होना ही नहीं चाहिए। आप किसी वजह तक राजनीति के अंदर जो लगन और जो आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, वो उसके लिए संतुष्ट होने से काम नहीं चलता। संतुष्ट हम किसी भी चीज से हो जाएंगे तो फिर हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कोई समीक्षा की गई, किसी वजह तक पहुंचे कि क्या कई लोग नाराज तो नहीं है? नहीं, कोई नाराज नहीं, बिल्कुल लोगों ने हमें प्यार दिया। नूह जैसे क्षेत्र के अंदर आप जाकर के देखिए हम कितने वोटों से जीत के आए और कितनी ताकत हमें लोगों ने दी। हम परिषद का चुनाव जीते। और डवाली के अंदर आप दूसरा आंकलन करें, मैं उससे पहले ही बता दूं कि हमें कितने वोट मिले। मेरी मदर लड़ी तब इतने वोट नहीं आए, मेरे पिताजी लड़े तब इतने वोट नहीं आए, उससे पहले इनेलो की 5-5 बार विधायक रहे तब कभी इतने वोट नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि हार जीत ना देखें, हम वोट देखें केवल? शहरों के चुनाव है ना मैडम, आप कह रही हैं कि जेजेपी शहरों की पार्टी है या नहीं? मैं इस आंकलन पर आ रहा हूं। जेजेपी नहीं है, मैं कह रहा हूं जेजेपी शहरों की पार्टी है और उभरती हुई पार्टी है। जितनी मतों से और जिस गति से, जिस पेस से हम शहरों में बढ़ रहे हैं, दूसरे दल घट रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। दिग्विजय जी, हमने निकाय चुनाव को लेकर बात की, छात्र संघ चुनाव को लेकर बात की, उपचुनाव को लेकर बात करें। जब से गठबंधन हुआ है सर, 2 उपचुनाव लड़े गए, हालांकि दोनों में गठबंधन हारा, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी से रहे। क्या कारण है? क्या बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी होने के नाते आप लोगों के उम्मीदवार को नहीं आने देती? आप लोग एलाहाबाद का चुनाव, या फिर कोई डर है उपचुनाव को लेकर? एलाहाबाद के चुनाव में भीतरघात हुआ, चाहे कोई ये माने या ना माने, किसी को कड़वी लगे, किसी को अच्छी लगे। कुछ लोग, रूलिंग पार्टी के लोग जो है मिले हुए थे। रूलिंग पार्टी में आप भी आते हैं। मैंने कहा रूलिंग पार्टी के लोग, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, मगर मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात। एलाहाबाद उपचुनाव के अंदर रूलिंग पार्टी के लोग अभय सिंह के साथ मिले हुए थे। जो मेन लीड कर रही है पार्टी यानी बीजेपी का आप कह रहे हैं? जो लोग डवाली के अंदर अभय सिंह जी के साथ थे, उन लोगों ने साथ दिया। आप ये मानते हैं कि सत्तासीन पार्टी ने ही खुद के उम्मीदवार को हराया है? भीतरघात? मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। सवाल सर ये कि क्या आप लोगों का, और वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ का चुनाव था दूसरा जी, उनके कोर जो बिल्कुल अपना मानते हैं, उसके अंदर वो चुनाव था दूसरा। नहीं, जब और फिर भी अच्छा हम थोड़े से वोटों से गए। दिग्विजय जी, चुनाव होता है तब आप लोग कहते हैं गढ़ किसी का नहीं है या भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब, कम से कम ये मान रहे हैं आपकी बड़ौदा भूपेंद्र हुड्डा का नहीं, मैंने कहा कि वो जहां पर वो सबसे स्ट्रांग है जी, वो उनका क्षेत्र था। एलाहाबाद की बात करें, बड़ौदा की बात करें, आप लोगों का उम्मीदवार नहीं था। क्या आप लोग दावेदारी नहीं करते? क्योंकि आप लोग नहीं कहते कि हमें भी लड़ने का मौका मिला? हमारी दावेदारी थी पिछली बार, हमने कहा था, हमने इससे पहले जाना नहीं चाहते चुनाव के मैदान में? हमने कहा था कि हम इस पे दावेदारी करें, तो फिर एक फॉर्मूला हमने तय किया कि पिछले चुनाव में जिसको जितने वोट जहां मिले हों, उसमें अगर बीजेपी को ज्यादा मिले हों हमारे से, तो वहां पर बीजेपी लड़े, जहां पर हमें ज्यादा मिले वो सीट हम लड़े। जी, आदमपुर का क्या होगा सर? अभी ये तय होगा जब इलेक्शन में। लगभग क्लियर है कि कुलदीप बिश्नोई वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये तो बीजेपी को तय करना है। तो बीजेपी, अगर मेरा सवाल ये सर, अगर बीजेपी देखिए बड़ी पार्टी है, आपने भी इस बात को माना और ये फैक्चुअल है, बीजेपी अगर लीड करती रहेगी, बीजेपी बैकफुट पर ही रहेगी, तुलनात्मक रूप ना कोई बैकफुट पर, ना कोई बैकफुट पर होता, ना कोई फ्रंट फुट पर होता। आप जो दोनों दल जब तक अलायंस है
मिलकर के मजबूती से चल रहे हैं, हैंड इन हैंड होकर के चल रहे नहीं, हैं। देखिए दोनों बाई इलेक्शन में बीजेपी का क्योंकि हमने जो फॉर्मूला तय किया मैडम, निकाय में बीजेपी ने कहा अलग लड़ेंगे ठीक है, बीजेपी ने कहा साथ लड़ेंगे ठीक है, तो आप लोग साथ साथ ही है बीजेपी के डिसाइड बीजेपी करती है। ऐसा नहीं है। ये बार बार आप मुझे जो मेरे से कहवाना चाह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, मैं सीधा कहूंगा और बेबाक कहूंगा, खुलकर कहूंगा कि दोनों पार्टियां तब तक मजबूत हैं जब तक एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे चलेंगे। अलग अलग मजबूत नहीं है, अलग अलग भी लड़े, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो अलग भी मजबूत है ना। 17% वोट मजबूती से तो आएंगे। मेरा सवाल सर ये कि अगर बाई इलेक्शन इसी तरह से बीजेपी लड़ती रही 2024 से पहले आप लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, कोई बाई इलेक्शन और नहीं गया हमको मैडम एक बात मुझे बताओ, आप तो रोज शाम को एंकर करती हैं टीवी को, आधा घंटा आप सारे प्रदेश की न्यूज दिखाते हैं, क्या किसी पार्टी के नेता जितना जेजेपी का नेता आज फील्ड में है कोई है क्या दूसरा? मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं और खुली चुनौती देकर के कह रहा हूं दूसरी पार्टियों को, सुबह से लेकर शाम तक हमारी पार्टी के नेता कभी किसी कार्यक्रम में कभी किसी कार्यक्रम में। चूंकि कि बीजेपी में आने से क्या जेजेपी को कोई नुकसान हुआ है? क्योंकि प्रतिद्वंदी तो रहेंगे ना कि भजनलाल परिवार से। भिवानी की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ जब भिवानी होती है, हिसार की बात करें, हमें बैठना पड़ेगा अपने वर्कर्स के साथ, क्योंकि हमने लगातार जिस परिवार का विरोध हमारे वहां के वर्कर्स ने किया और जेलें काटी, संघर्ष किया जिनके सामने, अब उनके साथ बैठ करके और जो है ना मिलकर के चलना, ये हम उनसे बात करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे, उनसे राय लेंगे, क्या वो सॉफ्टनेस आ पाती है। और कुलदीप जी का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होगा। अगर कुलदीप जी को चुनाव लड़ना है और हमारे लोगों का सहयोग लेना है तो उसके अंदर कुलदीप जी को, वो कहते हैं कि बड़ा पेड़ जो होता है वो झुकता है, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे और वो उसके अंदर वो चाहते हैं कि सबका सहयोग उन्हें मिले तो फिर उनको झुकना पड़ेगा। अच्छा, वीरेंद्र सिंह परिवार को लेकर बात करें, वो भी बहुत बार क्योंकि उचाना में आप लोग जब तक वो बीजेपी के अंदर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। जी नहीं, बातें वो जिस तरह की करते हैं, मैं सारे जवाब दूंगा उस दिन, जिस दिन वो बीजेपी में या और किसी अन्य दल में जाएंगे। तो मैं अभी वो बीजेपी में है और मेरे हिसाब से वो 100 बार सीमा लागे, मगर हम अपनी मर्यादा में रहना। वो सीमा लांघते हैं, आप ये मान रहे हैं? नहीं, वो तो आपके चैनल दिखाता है, मैं अकेला क्यों कह रहा हूँ। मैंने चुनाव को लेकर बात की, आप संगठन के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं सर, या जनता के बीच जाने की, ठीक है। दुष्यंत चौटाला को लेकर आपने कहा कि उनके कामयाब वही होगा जो जनता के बीच में रहेगा, ये तो आप भी मानते हो। इसमें कोई दरार नहीं। आपने कहा पिछले दिनों की डिप्टी सीएम बने हैं दुष्यंत चौटाला, इससे आप संतुष्ट नहीं है, पार्टी नहीं, आपकी चाहने वाले नहीं। अगर इसी तरह से मेरा सवाल ये था कि बीजेपी लीड करती रही, क्या बीजेपी अटल बिहारी जी के नेतृत्व में जब 2 सीटें आई थी तब संतुष्ट थी क्या? या मोदी जी के 300 से संतुष्ट है? वो और बढ़ाना चाह रही होगी ना। तो हम 10 से संतुष्ट नहीं है, हम उप मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है। मैंने कहा दुष्यंत राष्ट्रीय स्तर के नेता बनेंगे एक दिन, आप मेरी बात रिकॉर्ड पर लिखिए। अच्छा, सीएम भी बनेंगे आप ये कह रहे हैं, पिछले दिनों आपने कहा कि संतुष्ट भी नहीं, आपने अभी हरियाणा की जनता बनाएगी सीएम, अजमाएगी कि इसको एक्सपीरियंस हमने दिया, इसको एमपी बनाया, फिर इसको उप मुख्यमंत्री बनाया, अब इसको एक मौका पूरा देके देखो। और पूरा मौका जब मिलेगा हमें, तब मैं कहता हूं कि फिर ज्योति जी आराम से बैठेंगे, एक दिन इंटरव्यू करेंगे और खुल के तोल तराजू करिएगा कि हमने क्या कहा था और क्या नहीं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अलग अलग चुनाव लड़ना होगा, ये तो क्लियर है कि गठबंधन टूटेगा फिर 2024 से पहले। मैं इन बातों अगर सीएम के तौर पर दुष्यंत को प्रोजेक्ट करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि हम बहुमत से आएंगे, तो फिर से बीजेपी से अलग चुनाव लड़ना होगा। तो ये साफ है कि चुनाव अलग अलग, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि एक दिन हम 90 में से 87 सीटों का इतिहास दोहराएंगे। वो कब होगा, कैसे होगा, 24 में होगा, 29 में होगा, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता। और राजनीति में कुछ बातें समय से पहले नहीं कहनी चाहिए। भविष्य के घर में जो चीजें हैं उनको छिपा रहना दीजिए। और हम समय पर देखिए, हम पक्ष में हों या विपक्ष में हों, हम अपने संगठन और अपने नेता के लिए लड़ेंगे, मजबूत करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, वो सीएम की कुर्सी लक्ष्य है। भाई सीएम की कुर्सी क्यों मैडम? हम तो कहते हैं कि एक दिन लाल किले पे झंडा फहराएं दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री भी बने, भाई क्यों ना बने, हमारा नेता है, हम आगे बढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, राजस्थान के लोग मान रहे हैं, अब आगे वेस्टर्न यूपी के भी मानेंगे, पंजाब के लोग अपना आशीर्वाद देंगे, आगे बढ़ेगा नौजवान। सारे टाइम वही लोग थोड़ी रहेंगे, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं। कभी कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी राज कर रही है, कभी जनता दल ने राज किया, चौधरी देवीलाल बने, वैसी छवि है, वैसे काम है, नरम स्वभाव है, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है।
एक नारा आया सीएम आया का, जिसके साथ दुष्यंत का ग्राफ बहुत ऊपर गया, या लोगों में बहुत लोग मैडम, नारे हर 5 साल में बदलते हैं। जब आप एक लड़ाई लड़ रहे होते हो तो नारा उसका जो है ना एक टैग बन जाता है। अब आगे नए नारे आएंगे, 2024 के अंदर नया नारा होगा, जैसे मोदी जी का भी नारा बदला, फिर अगली बार 19 के अंदर फिर बदला। तो ये सीएम आया वाला नारा चेंज होने वाला है भाई, और बेटर नारा आएगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि बीजेपी के साथ जाने वाले कौम के लोग नहीं हो सकते, कौम के खिलाफ हो जाएंगे। क्या अब आप ये कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते चले आए थे? चले आए, इतिहास इसमें कोई सिर्फ चुनाव के दौरान ये बातें चुनावी राजनीति, चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सभी दलों से कही जाती हैं। अब ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उनसे भी पूछो। सभी से पूछते हैं। हाँ, तो सभी से पूछते हैं, तो इसका सभी यही जवाब देते होंगे कि चुनाव में बहुत सारी बातें कई बार कही जाती हैं। चुनाव की सारी बातें सही नहीं होती। मैंने कहा कि चुनाव में, मैंने ये नहीं कहा कि हमने जो वादे किए वो उनसे हम पीछे हटे हैं। किसी के लिए अगर कोई बात कही हो या किसी राजनीतिक दल के लिए कही हो, वो तो सभी ने कही है। जी, ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ आपने की पिछले दिनों की, मेरे से तो आप दोबारा करवा लो। सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मेरे से तो तारीफ दोबारा करवा लो। सर, क्या वो सबसे अच्छे जितने भी हरियाणा में सीएम बने हैं, सबसे बेहतरीन, उन जैसा शासक। आज देखिए ना, सबसे अच्छे सीएम ओम प्रकाश चौटाला रहे, आप ये कह रहे हैं? अब तक के सबसे अच्छे, सबसे मजबूत शासक प्रशासन पर, एसपीज पर, डीसीज पर, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर पर जो उनका पकड़ थी, आज तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। आप ये मानते हैं ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा वर्तमान में? एक्सट्रीमली। तो आप लोग भी भागीदार तो हैं सत्ता? मैं कह रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर वो चीजें, कुछ चीजें 10 सीटों से नहीं काबू होती। आप मानते हैं कि दूसरा जो 47 सीटें जिनकी 47 जिस दिन 50 हमारी होंगी, तो ये गांव घूमेंगे एसपीडीसी। अच्छा, जो चौटाला सरकार के दौरान जो बिल्कुल लोगों के, ये मान लीजिए, ऑन रिकॉर्ड मान लेना चाहिए उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को, मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, कि हम सब नौकर हैं जनता के। आप कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये रवैया बदला हुआ है हुड्डा जी के टाइम से, और अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है अधिकारियों का। ये अधिकारी आदमी को आदमी नहीं समझते। तो हुड्डा सरकार को गए तो सर करीब 8 साल अब हो जाएंगे, 8 साल होने को है। क्या 8 तो साल कुछ सुधार हुआ है? सिस्टम चेंज नहीं होता? नहीं, सिस्टम चेंज जितना होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सिस्टम बहुत सुधार की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हम सबकी इज्जत करते हैं, मगर उनसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी इज्जत करें, लोगों की इज्जत करें, लोगों के काम करें। मैं किसी अधिकारी को जब मैं फोन करता हूं तो मैं मेरे काम के लिए नहीं करता। अच्छा देखिए, मुझे एक बात बताइए, मेरे को भगवान का दिया सब कुछ है, चौधरी देवीलाल के घर में मेरा जन्म हुआ, मैं कोई काम के लिए नहीं करता, मगर मेरे वर्कर के, मेरे कार्यकर्ता के, आम जनता के लोगों के लिए अगर फोन करूं तो काम होने चाहिए, अगर जायज करूं तो तभी होने चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्योंकि जींदवा इलेक्शन से आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, भले ही हारी लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद सोनीपत में आपने चुनाव लड़ा, अगला लक्ष्य क्या है? मैं हार और जीत से डरने वाला आदमी नहीं जी। मुझे हार और जीत से कोई चिंता नहीं जी। जो लोगों ने दिया वो मेरे लिए स्नेह और आशीर्वाद समान है। मैं काम करने में विश्वास रखता हूं, और लोगों की दी हुई इतनी ताकत है कि आज भी एमपी एमएलए वाले तो सारे काम हम कर ही लेते हैं। लोगों का प्यार है, विश्वास है, और इतना साथ है युवा साथियों का, कहीं भी जाते हैं तो लोगों की ताकत ही तो है, और हमारे पल्ले क्या है। क्योंकि देखिए 2024 में आप लोगों को चुनाव में जाना कि अब प्राथमिकता क्या होगी, कौन कौन से बड़े वादे जिनको आप फटाफट पूरा करना चाहेंगे? एक तो पेंशन वाला हो जाए, 75% की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बाकी चीजें तो कुछ हो गई, महिला वाला हो गया, और चीजें बैकवर्ड वाला हो गया, तो बाकी किसानों के लिए दुष्यंत जी जो अच्छे फैसले ले रहे हैं, उनकी अब गिरदावरी और इन सब चीजें बड़ी आसानी उसमें ला दी, उनके महकमे थे, तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे करने हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दिस शुड नेवर स्टॉप। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बातचीत की। तो दिग्विजय चौटाला को आपने सुना, कई मुद्दों को लेकर इनकी ओर से स्पष्ट जवाब दिए गए हैं, विवाकी से बात इनकी ओर से कही गई है, गठबंधन का धर्मी निभा रही है, जितना अधिक से अधिक काम हो सकता है वादे पूरे किए जा सकते हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है, और साथ ही चुनाव तक जाते जाते बहुत सारे वो वादे जिन पर अभी तक काम नहीं हो पाया उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, तो देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।